हेलो ऑल, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंडियन पॉलिटी के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इन नेक्स्ट 10 मिनट। तो आप लोगों का जो एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है कि सर हम आर्टिकल्स को किस तरीके से कवर करें और कौन से आर्टिकल्स मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, वो इस वीडियो में दूर होने वाला है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस लास्ट मंथ की प्रिपरेशन में जो आपका बेस्ट फ्रेंड है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आप लोगों को पुराने पेपर्स को सॉल्व करना चाहिए और देखना चाहिए कि भाई किस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन एंड फॉर द ईओ एग्जामिनेशन। और दोस्तों, पेपर आप लोगों को नेट पे सर्च नहीं करने हैं। वी आर प्रोवाइडिंग यू दी ऑल पीवाईक्यूज एट वन प्लेस। तो आप लोगों के पास एपीएफसी के 2002, 2004, 2012 और 2015 के पेपर और ईओ के 2017 और 2021 के पेपर इस गाइड बुक में हम प्रोवाइड कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अभी अपनी कॉपी डाउनलोड कीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो शुरुआत करते हैं आर्टिकल्स को। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जहां पर आर्टिकल 1 से 4 आते हैं, वहां पर तीन मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल हैं जो आप लोगों को याद रहने चाहिए। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3। आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो यहां पर बताया गया है कि भारत के दो नाम हैं, इंडिया और भारत, प्लस भारत की जो पॉलिटिकल टाइप है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, ना कि फेडरेशन। तो फेडरल वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी यूज नहीं किया गया है। प्लस यहां पर बोला गया है कि जो भारत की स्टेट्स हैं और जो यूनियन टेरिटरी हैं उनका मेंशन हमें फर्स्ट शेड्यूल में देखने को मिलेगा। और जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है उस पे स्टेट भी आते हैं, उसमें यूनियन टेरिटरी भी आती है, और अगर भारत कोई और टेरिटरी एक्वायर करता है तो वो भी टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट बनेगी। आर्टिकल 2 कहता है कि पार्लियामेंट जो है एक लॉ बना के एक नया स्टेट स्टेब्लिश कर सकता है या फिर कोई और स्टेट जो ऑलरेडी बना हुआ है उसको भारत में एडमिट कर सकता है। आर्टिकल 3 क्या कहता है कि जो एग्जिस्टिंग स्टेट हैं उनको मॉडिफाई करके भी भारत एक जो पार्लियामेंट है एक नया स्टेट बना सकता है। तो पार्लियामेंट मे बाय लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ करंट स्टेट्स। प्लस भारत की अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो किसी भी पर्टिकुलर स्टेट का एरिया इंक्रीज कर सकती है, डिमिनिश कर सकती है, उसकी बाउंड्री ऑल्टर कर सकती है या फिर उसका नेम चेंज कर सकती है। तो ये है आर्टिकल 1 to 3। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की जो कि पार्ट 2 में आते हैं। पार्ट 2 में आर्टिकल 5 to 11 है, लेकिन इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 5, आर्टिकल 9 एंड आर्टिकल 11। दोस्तों, आर्टिकल 5 हमें बताता है कि एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत के नागरिक कौन थे। मतलब 26 जनवरी 1950 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आता है तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पर भारत के नागरिक किसको बोला जाएगा। तो वो लोग जो कि भारत में पैदा हुए हैं या फिर जिनके पेरेंट्स पैदा हुए हैं या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन के फोर्स में आने से 5 साल पहले से भारत में रह रहे हैं। आर्टिकल 9 एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट भारत में होल्ड करता है। ये कहता है कि किसी भी आदमी को नो पर्सन शेल डीम टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही हैज वॉलंटरीली एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट। कि जैसे ही कोई भारतीय नागरिक किसी और फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप को एक्वायर करता है उसकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। मतलब आप एक टाइम पर सिर्फ एक ही सिटीजनशिप होल्ड कर सकते हैं अगर आप भारत के नागरिक हैं और वो सिटीजनशिप भारतीय सिटीजनशिप होनी चाहिए। आर्टिकल 11 क्या कहता है कि भाई कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में के टाइम पर कौन भारतीय नागरिक हैं, ये आर्टिकल 5 ने प्रिस्क्राइब कर दिया। लेकिन कमेंसमेंट होने के बाद कौन भारत के नागरिक होंगे, किस तरीके से सिटीजनशिप एक्वायर की जाएगी, किस तरीके से सिटीजनशिप टर्मिनेट की जाएगी, ये पार्लियामेंट एक लॉ के थ्रू बताएगा। तो पार्लियामेंट हैज द राइट टू मेक एनी प्रोविजन रिगार्डिंग द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप एंड एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू द सिटीजनशिप आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पर पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बनाया है 1955 का, और उसके थ्रू जो सिटीजनशिप है उसके मैटर से डील किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आता है पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिनके आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए। और यहां पर आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 आते हैं। आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट से डील करता है कि भाई स्टेट में कौन कौन आएगा, और आर्टिकल 13 डेफिनेशन ऑफ लॉ से डील करता है कि लॉ में कौन कौन आएगा। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है डिफरेंट कैटेगरी ऑफ राइट और उनके अंदर वाले आर्टिकल। दोस्तों, पहली कैटेगरी ऑफ राइट है राइट टू इक्वेलिटी। राइट टू इक्वेलिटी में आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 आते हैं। आर्टिकल 14 कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वेलिटी बिफोर लॉ, जो कि एक ब्रिटिश कंसेप्ट है, नेगेटिव कंसेप्ट है, रूल ऑफ लॉ का पार्ट है, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, जो कि एक पॉजिटिव कंसेप्ट है, अमेरिकन कंसेप्ट है। सेकंड आर्टिकल कहता है आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब इन पर्टिकुलर 5 ग्राउंड पे जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको प्रोहिबिट हम कर रहे हैं। दोस्तों, यहां पर आपको अगर आर्टिकल्स के डिटेल में अगर नहीं भी पता है तो भी चलेगा, आपको इनकी समरी पता होनी चाहिए, आपको इनका ओवरव्यू पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी ने जब भी इनके बारे में क्वेश्चन पूछा है तो वो ओवरव्यू के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है। आर्टिकल 16 जो है वो कहता है कि भाई जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, जो सरकारी ऑफिस हैं, उनमें हर एक आदमी को पार्टिसिपेट करने के लिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। मतलब जब भी कोई एग्जाम होगा जो कि एक सरकारी ऑफिस के लिए हो रहा है, भले वो स्टेट में हो, भले वो सेंट्रल लेवल की जॉब हो, तो वहां पर सभी को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आर्टिकल 16। आर्टिकल 17 जो है वो कहता है कि भाई जो अनटचेबिलिटी थी, जो एक बहुत गंदी प्रथा थी भारत में, उसको हम अबॉलिश कर रहे हैं। और आर्टिकल 18 टाइटल्स को अबॉलिश कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे टाइटल्स होते थे ना, राय बहादुर, राजा वगैरह, अब कोई भी अपने नाम के आगे उन टाइटल्स को
यूज नहीं करेगा एक्सेप्ट अकेडमी और मिलिट्री डिस्टिंक्शन। तो जो अकेडमिक टाइटल है डॉक्टर का वो यूज कर सकते हैं। सिमिलरली मेजर, जनरल, ठीक है, इनको आप यूज कर सकते हैं। अब आता है सेकंड कैटेगरी ऑफ राइट जो है राइट टू फ्रीडम, और यहां पर भी अगेन 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A एंड आर्टिकल 22। आर्टिकल 19 कहता है कि भाई हर एक भारतीय नागरिक को, इंडियन सिटीजन को 6 अधिकार हम दे रहे हैं कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आपको फ्रीडम ऑफ असेंबली है, आपको फ्रीडम है टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी, आपको फ्रीडम है टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप लोगों को भारत में कहीं भी रिसाइड और सेटल होने का फ्रीडम है, प्लस आप लोगों को कोई भी प्रोफेशन फॉलो करने का फ्रीडम है। तो ये आर्टिकल 19 है। और आर्टिकल 15, 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, सिमिलरली आर्टिकल 29 एंड 30 दे आर अवेलेबल ओनली फॉर द इंडियन सिटीजन। आर्टिकल 20 क्या कहता है कि कुछ पर्टिकुलर ऑफेंसेस के लिए आप लोगों को हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं, मतलब प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ये मतलब क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर केस में नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ होगा, कोई भी लॉ रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं होगा, एक पर्सन को सेम ऑफेंस के लिए ट्वाइस जो है पनिश नहीं किया जाएगा, डबल जेपर्डी नहीं होगी, प्लस एक आदमी को अपने खिलाफ विटनेस बनने के लिए गवर्नमेंट एजेंसीज या फिर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पुश नहीं करेंगी, तो यहां पर नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन होगा। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल 21, ये कहता है कि भाई स्टेट को प्रोटेक्ट करनी है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ पर्सन। तो यहां पर लाइफ का मतलब सिर्फ बॉडीली लाइफ नहीं है, वहां पर पूरी डिग्निटी वाली लाइफ है, प्लस यहां पर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ मेंशन किया गया है, जिसके थ्रू अगर गवर्नमेंट चाहे तो आपकी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को जो है ऑल्टर कर सकती है। पर मेन का गांधी जजमेंट केस में बोला गया कि भाई यहां पर आपने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को हम इनडायरेक्टली फॉलो करेंगे। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल 21A जो कि 86 अमेंडमेंट एक्ट से जो है ऐड किया गया है। यहां पर राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन दिया गया है फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप 6 to 14। फिर आता है आर्टिकल 22 कि भाई अगर आप प्रिवेंटिव डिटेंशन का पार्ट हो या फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन का पार्ट हो तो उस केस में आपको कुछ प्रोटेक्शन हम दे रहे हैं, तो ये मेंशन करी गई है आर्टिकल 22 में। फिर आता है आर्टिकल 23 एंड 24 जो कि एक अलग कैटेगरी में आते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन की कैटेगरी में। आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग। ट्रैफिक का मतलब क्या है? इमोरल सेल ऑफ वुमेन, चाइल्ड जस्ट लाइक गुड्स, ठीक है, प्लस देवदासी वाले सिस्टम, प्लस फोर्स लेबर, जैसे बिना पैसे के अगर आप किसी से लेबर करवा रहे हो तो उसको वो प्रोहिबिट कर रहा है। आर्टिकल 16 जो है 24 जो है वो प्रोहिबिट कर रहा है एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रंस की इन दी फैक्ट्रीज जहां पर उनकी लाइफ को खतरा है। तो 14 ईयर से एज के कम एज के जो बच्चे हैं उनकी हैजर्डस एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी। फिर आता है अगला आर्टिकल की कैटेगरी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28, और यहां पर जो राइट आते हैं वो सेकुलर प्रिंसिपल को शो करते हैं। पहला राइट है आर्टिकल 25 कि हर एक इंडिविजुअल को फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस है, फ्री प्रोफेशन है, प्रैक्टिस है, प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन है। फिर जितनी भी हमारी रिलीजियस डिनोमिनेशन है उनको फ्रीडम है मैनेज रिलीजियस अफेयर, अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने का। पहला जो राइट है आर्टिकल 25 वो इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ रिलीजन गारंटी कर रहा है, और आर्टिकल 26 जो है वो एक सेक्शन का, एक रिलीजियस डिनोमिनेशन का फ्रीडम ऑफ रिलीजन गारंटी कर रहा है। फिर आता है आर्टिकल 27 कि भाई हर एक इंसान को फ्रीडम है फ्रॉम पेइंग द टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, कि उसको पेमेंट नहीं करनी किसी भी टैक्स की। और फिर आता है आर्टिकल 28 कि फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। फिर आता है आर्टिकल 29 एंड 30 जो कि माइनॉरिटी के राइट से डील करते हैं। आर्टिकल 29 है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, की कोई भी सेक्शन ऑफ सिटीजन जो है अगर उनकी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है तो उसको प्रोटेक्ट करने का अधिकार उनके पास है। और आर्टिकल 30 में जितने भी माइनॉरिटीज हैं उनको राइट दिया गया है कि भाई आप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बनाइए और उनको एडमिनिस्टर करिए। फिर आता है हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 जहां पर आप लोगों को राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी दिया गया है अगर स्टेट आपका राइट वायलेट करता है। तो जो राइट पार्ट 3 में दिए गए हैं अगर स्टेट उनको वायलेट करता है तो आपके पास रेमेडी किस फॉर्म में है कि आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हैं और उनसे बोल सकते हैं कि हमारे राइट्स इन्फोर्स करवाइए। तो यहां पर हमारी 5 रिट्स आती हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टिलरी, प्रोहिबिशन एंड क्यो वारंटो। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हमारे और इंपॉर्टेंट राइट्स की जो कि पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51। आर्टिकल 36 में अगेन स्टेट को डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 37 में बोला गया है कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है डीपीएसपी जिनको गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी बनाते टाइम फॉलो करना है। अब आता है पहले आर्टिकल 38 कि भाई इसमें पहली बात तो स्टेट को कोशिश करने की वो वेलफेयर को प्रमोट करे, एक सोशल ऑर्डर बना के जहां पर जस्टिस हो। इसके साथ साथ स्टेट को मिनिमाइज करनी है इनइक्वालिटी इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी, और ये 44th अमेंडमेंट से ऐड किया गया है सेकंड वाला पार्ट। आर्टिकल 39 वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जहां पर बोला गया है कि भाई स्टेट को अपनी पॉलिसीज में कुछ ऐसे एक्शन लेने हैं जिसके थ्रू हर एक आदमी को राइट टू एडुकेट मींस ऑफ लाइवलीहुड मिले, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज की फॉर द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड, और किसी भी पर्टिकुलर आदमी के पास कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, कंसंट्रेशन ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन ना हो, ये प्रिवेंट किया जाना चाहिए। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क,
प्लस जितने भी वर्कर हैं उनकी हेल्थ एंड स्ट्रेंथ का ध्यान रखिए और बच्चों को फोर्सिबल अब्यूज से बचाइए। इसके साथ साथ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करिए हर एक बच्चे को फॉर इट्स हेल्दी डेवलपमेंट। तो ये 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया है, लास्ट वाला प्रोविजन। आर्टिकल 39A 42nd अमेंडमेंट से आया है कि द पर्पस ऑफ दिस आर्टिकल इज टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आर्टिकल 40 की, गांधीयन प्रिंसिपल कि भाई स्टेट को ऑर्गेनाइज करनी है विलेज पंचायत और उनको वो सारी नेसेसरी पावर देनी है जो कि जरूरी है उनके सेल्फ गवर्नमेंट की तरह फंक्शन करने के लिए। आर्टिकल 41 कि हर एक आदमी को, हर एक स्टेट को सिक्योर करना है राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस किन लोगों के लिए, जो अनएम्प्लॉयड है, ओल्ड एज है, बीमार है या फिर डिसेबल है। आर्टिकल 42 कि भाई आपको एक अच्छी कंडीशन ऑफ वर्किंग देनी है टू दी वर्कर्स, तो आपको सिक्योर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क जो है एस्टेब्लिश करना है। इसके साथ साथ मैटरनिटी रिलीफ प्रोवाइड करनी है टू दी प्रेग्नेंट लेडीज। आर्टिकल 43 क्या है कि स्टेट शैल मेक प्रोविजन टू secure a living wage, a decent standard of life and social and cultural opportunities for all worker। इसके साथ साथ गांधीयन प्रिंसिपल भी आता है कि स्टेट को रूरल एरियाज में कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना है। फिर आता है आर्टिकल 43A, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्टेट है उसको सिक्योर करने हैं पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन दी टॉप मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। मतलब जो इंडस्ट्रीज हैं जहां पर जो भी टॉप मैनेजमेंट बॉडी है, जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, वहां पर वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव पक्का होने चाहिए। फिर आता है आर्टिकल 43B, ये कहां से ऐड किया गया है, 97th अमेंडमेंट से, जहां पर बोला गया है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेंगी प्लस स्टेट को इंश्योर करना है कि उनकी डेमोक्रेटिक जो है वर्किंग हो, वॉलंटरी फॉर्मेशन हो और ऑटोनोमस उनको पावर दी जाए। फिर आते हैं आर्टिकल 44, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल कि स्टेट को सिक्योर करना है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर दी सिटीजन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 45 ये बाद में 86 अमेंडमेंट के थ्रू मॉडिफाई हुआ है, जहां पर बोला गया है कि स्टेट को अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोवाइड करनी है फॉर ऑल द चिल्ड्रन जब तक वो 6 साल कंप्लीट नहीं कर लेते हैं। आर्टिकल 46 गांधीयन प्रिंसिपल, जहां पर स्टेट को SC ST और जो अदर बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनकी एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना है और उनको साथ साथ एक्सप्लॉयटेशन से बचाना है। आर्टिकल 47 लोगों का लेवल ऑफ न्यूट्रिशन रेज करिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज करिए, उनकी पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करिए, प्लस जो सामान ऐसे हैं जिनकी कंजम्पशन से किसी आदमी को खतरा हो सकता है, ड्रग्स वगैरह हैं, ड्रिंक्स वगैरह हैं, उनको स्टेट को प्रोहिबिट करना है। फिर आता है आर्टिकल 48 कि काउस मिल्क एनिमल के प्रोहिबिशन को बचाइए प्लस उनकी ब्रीड्स को इंप्रूव करिए और एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को मॉडर्न लाइंस पे आप डेवलप करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 49 कि स्टेट को प्रोटेक्ट करने जितने भी हमारे मॉन्यूमेंट हैं, प्लेसेस हैं जिनको हमने नेशनल इंपॉर्टेंस का डिक्लेयर कर दिया है, स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी है कि उनको प्रोटेक्ट करे। आर्टिकल 50 वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई जितने भी हमारे पब्लिक ऑफिस हैं वहां पर स्टेट को सेपरेट करना है जुडिशरी को फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। और आर्टिकल 51 हमारा इंटरनेशनल पीस से डील करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब लास्ट कुछ आर्टिकल्स, आर्टिकल 55 इलेक्शन ऑफ कि किस तरह से प्रेसिडेंट का साहब का इलेक्शन होगा उसका मैनर बताता है। आर्टिकल 75 वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर बोला गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, प्लस इसके साथ साथ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है दे आर कलेक्टिवली रिस्पांसिबल टू द लोकसभा पॉपुलर हाउस। आर्टिकल 110 मनी बिल की डेफिनेशन देता है, ठीक है, सॉरी यहां पर मनी बिल आना चाहिए। आर्टिकल 112 बजट के बारे में बताता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आर्टिकल 123 एंड 213 ये गवर्नर और प्रेसिडेंट की जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है उससे डील करते हैं। आर्टिकल 131 ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट से डील करता है। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी और आर्टिकल 368 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से डील करता है। तो ये आर्टिकल्स आप लोगों को पक्का पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमने आप लोगों के एक रैपिड रिवीजन बैच शुरू किया है जहां पर हम आपकी लाइव क्लासेस लेंगे। 18 लाइव क्लासेस में आप लोगों को 100 घंटे के अंदर पूरा कोर्स अच्छे से रिवाइज करवाया जाएगा, कवर करवाया जाएगा। एक रैपिड रिवीजन आप लोगों की होगी और अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है या फिर आप पढ़ चुके हो, रिवाइज नहीं किया है, तो ये बैच आपके लिए बहुत अच्छा एक सॉल्यूशन साबित हो सकता है। और दोस्तों हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं फ्लैट 80% ऑफ। आपको करना क्या है कि यूपीएससी 80 कूपन कोड यूज करना है, क्योंकि इस पर्टिकुलर बैच में आपके 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स कवर होंगे। तो अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ज्वाइन करने के लिए अभी इसको चेक करिए। थैंक यू वेरी मच, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। जय हिंद, जय भारत।